नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थी। आज हम बात करेंगे सिमिलरिटी, समरूपता। क्लियर है? सिमिलरिटी की थ्योरी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, एक ही बार में समझ आ जाएगी। बेसिकली सिमिलरिटी है क्या? सिमिलरिटी बच्चे बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि रूप समान है। रूप कैसा है? समान है। हाँ, सिर्फ रूप समान है, वो है नहीं। जैसे मैं तुमसे कहूं, जैसे मेरे पर्स जो है, मेरी जेब में जो पर्स रखा है उसमें मेरा खुद का फोटो रखा है। मेरे पर्स में मेरा फोटो रखा है और तुम फोटो देख के पहचान सकते हो कि सर ये आपका है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरी बराबर हो जाएगा? उस फोटो में न तो मेरी बराबर वजन है, न उस फोटो में हड्डियां हैं, न उस फोटो में मांस है, और न उस फोटो के पास मेरे जैसे बोलने की शक्ति है। लेकिन हाँ, वो फोटो मेरा ही है। आप मेरी बात समझ पाए? वो फोटो मेरा ही है। जैसे हमारी सामाजिक विज्ञान की जो किताब थी उस पर भारत का नक्शा था, तो सच में जैसा भारत है ना, वो की वही उस पर था। लेकिन क्या सच का भारत और मेरी बुक पे जो भारत है, क्या वो दोनों एक बात है? क्या नहीं है। हाँ, सर्वांग क्षमता में दोनों एक बात होती हैं, लेकिन समरूपता में सिर्फ रूप उस जैसा होता है। जैसे हमारी छोटी लाली है, गुड़िया है, कई बार वो मेला वगैरह में जाती है ना, तो छोटा सा चूल्हा ले आएगी गैस का, छोटा सा सिलेंडर ले आएगी, और वो बिल्कुल हमारी बड़ी गैस और बड़ी चूल्हे से, जो बड़ी गैस का सिलेंडर है उससे बिल्कुल मैच खाते हैं। लेकिन सच में वो चूल्हा और वो चूल्हा अब थोड़े से उनका वजन ही अलग है। हाँ, रूप वही है, मैं देख के पहचान लेता हूँ कि वो गैस का चूल्हा लेके आई है। कई बार होता है ना, जैसे हम छोटे मेले में जाते हैं और रिवाल्वर ले आते हैं, तो आप यकीन मानिए वो जो ओरिजिनल रिवाल्वर है वो सेम उसकी फोटोकॉपी है। लेकिन वो की वो नहीं है। बस सिर्फ क्या समान होता है? रूप समान होता है। रूप समान होता है। जैसे मैं और मेरा फोटो ये दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर का निशान कैसा होता है? सिमिलर का निशान ये होता है। मैं और मेरा फोटो जो है वो सिमिलर है। आप देखते ही पहचान लोगे कि ये कृष्णा का फोटो है। ये है ना, मैं और मेरा फोटो सिमिलर हैं। तो ये होती है बच्चे सिमिलरिटी। अब सिमिलर साबित करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है। जैसे सर्वांग क्षमता में क्या होता था, अगर हमने दो त्रिभुजों को सर्वांगक्षम साबित कर दिया तो इसका मतलब उनका सब हड्डी हड्डी समान है, मांस मांस समान है, रंग समान है, स्किन समान है, हेयर समान है। लेकिन यहां पर बस उनका रूप समान होता है। वो लगते उस जैसे हैं, होते नहीं है उस जैसे। क्लियर है मेरे बच्चे? अब देखेंगे मेरे विद्यार्थी, सिमिलरिटी के रूल्स देख लेते हैं ना। सिमिलर साबित करना है तो कितने रूल्स है? तो देखो बच्चों, मैंने पहली बार भी बताए थे। सर्वांग क्षमता के जो नियम थे, सर्वांग क्षमता के जो नियम थे बच्चे, वो तो थे 4 नियम। सास, आस और और एक और नियम था जो अलग से पढ़ना था, RHS। सर्वांग क्षमता बड़ी है इसलिए इसके नियम 4 हैं। समरूपता छोटी सी है, सर्वांग समता लंबी दिख रही है। समरूपता, समरूपता नाम से इजी लग रही है। समरूपता नाम से इजी लग रही है। अगर समरूपता नाम से इजी लग रही है तो उसके नियम भी यही हैं। सास, आ को आप ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर आ को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। बच्चों ये आ और ये आ दोनों सेम है, सास, आ और क्लियर है? उसमें चीजें बराबर लेते हैं, इसमें चीजें बिल्कुल क्या लेते हैं? बराबर लेते हैं। इसमें चीजें बिल्कुल बराबर लेते हैं, एकदम बराबर, सब कुछ बराबर। और इसमें बराबर नहीं लेते, इसमें सिर्फ रेशो, रेशो का मतलब है अनुपात। इसमें सिर्फ अनुपात बराबर लेते हैं। आप मेरी बात समझ पाए? इसमें क्या बराबर लेते हैं? अनुपात को बराबर लेते हैं। उसमें सब चीज बराबर लेते हैं, इसमें सिर्फ अनुपात बराबर लेते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने कहा कि साइड एंगल साइड, तो इसका मतलब है बच्चे, दो भुजाएं बराबर नहीं होनी चाहिए, दो भुजाओं के बीच में अनुपात बराबर होना चाहिए। और यहां पर सर ये नियम यहां भी और ये नियम यहां भी है बिल्कुल है भैया, लेकिन दोनों जगह नियमों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। यहां पर भुजाएं बराबर होनी चाहिए और यहां पर भुजाओं का रेशो, अनुपात बराबर होना चाहिए। क्लियर है? दो भुजाएं और उनके बीच। अच्छा सर, एंगल के बारे में क्या आइडिया है? एंगल कैसा होना चाहिए? तो एंगल का रेशो नहीं निकलता, एंगल तो इक्वल ही होना चाहिए, संख्यात्मक मान एंगल का समान होना चाहिए। यहां पर जो एंगल रोल प्ले कर रहा है, एंगल का रोल वो ही यहां पर है।
लेकिन साइड का यहाँ पर तो जो रोल था वो बराबर का था, यहाँ पर जो साइड का जो रोल है वो रेशो में बराबर है, रेशो बराबर है। क्लियर है? दूसरा नियम क्या है? एंगल एंगल आ या फिर आ, जब दो एंगल समान है तो फिर तीसरा एंगल भी तो समान होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और आप कह रहे हैं कि दो एंगल समान है तो फिर तीनों एंगल भी समान हो जाएंगे। क्लियर है? दूसरा नियम ये। तीसरा नियम साइड साइड साइड। बच्चों ये नियम यहां भी था, लेकिन यहां पर त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां बराबर थी, यहां पर लंबाइयां बराबर नहीं है, यहां पर अनुपात बराबर है। क्या बराबर है बेटा? अनुपात बराबर है। ये था बच्चे सिमिलरिटी के जो नियम है वो है सास, आ और श। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस समझने में अंतर है बच्चे। जैसे मैं पहला रूल पढ़ाऊंगा आपको, सास, सिमिलरिटी का रूल पढ़ रहे हैं, सास नियम। जैसे मैंने दो त्रिभुज आपको दिखाई दिए, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि ये इसका बच्चा है, एकदम दिख रहा होगा आपको ना, दिख रहा होगा चित्र में कि बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, बस ये छोटा है और ये बड़ा है। अब बच्चों मैंने कहा ये भुजा 10 की है और ये भुजा 5 की है। क्लियर है? और यहां पर ये एंगल मैंने दे दिया 60 डिग्री है, और यहां पर ये एंगल भी मैंने 60 दे दिया, और ये मैंने 4 की दे दी और ये मैंने 2 की दे दी। तो विद्यार्थी देखेंगे क्या इस भुजा में, जैसे मैं आपसे कहूं कि ए बी अनुपात, अनुपात को मैं बट्टा भी लिख सकता हूं बेटा, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बराबर है, कैसे? 10/5 कह सकते हो या फिर 4/2 कह सकते हो। आप मुझे बता दीजिए कि इन दोनों साइडों का रेशो ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है, क्या वो बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर है? आप कहेंगे सर बराबर है। कैसे मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर 2:1 का अनुपात है। रेशो बराबर कह रहा हूं मैं, लंबाई बराबर नहीं होती सिमिलरिटी में, रेशो बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए क्या इनमें 2:1 का अनुपात है? आप कहेंगे सर हाँ, ये भी 2 और 1 के अनुपात में है, और ये भी किस अनुपात में है? 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई साइड साइड वाली। लेकिन एंगल जो है बच्चे, जैसे बाई द वे एंगल आपने ये 60 ना लेके ये 60 ले लिया होता तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर नहीं होते। फिर से दोहरा दूं, अगर ये 60 ना होके ये वाला 60 होता तो दोनों त्रिभुज सिमिलर नहीं होते। क्यों? क्योंकि त्रिभुज सिमिलर जब होंगे जब वो एंगल इन दोनों भुजाओं के बीच में हो। क्या 10 और 4 के बीच में है? क्या 5 और 2 के बीच में है? नहीं है, ये तो 5 और 2 के बीच में। हाँ, यहां होता तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो अब मैं नाम जो दे रहा हूं वो भी आप ध्यान से सुन लेना। अब मैं नाम दूंगा बच्चे, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू और आर के। देखें ध्यान से, क्या जो बी पे एंगल बन रहा है क्या वही एंगल क्यू पे बन रहा है? क्या देखो, जो एंगल बी पे बन रहा है क्या वही एंगल क्यू पे बन रहा है? अगर बन रहा है, अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं तो अब क्या होगा? सर आपने चलो मान लिया कि सास नियम से आपने दोनों त्रिभुजों को सिमिलर साबित कर दिया, अब आप क्या उखाड़ लोगे? तो अब आप देखें मैं क्या कर लूंगा। अब मैं बोल पाऊंगा बिल्कुल आराम से कि ए बी, अब मैं आराम से बोलूंगा कि ए बी बट्टे पी क्यू बिल्कुल बराबर होंगे बी सी बट्टे क्यू आर के, बिल्कुल बराबर होंगे ए सी बट्टे पी आर के। देखें बच्चे, रेशो बराबर है, ये रेशो का निशान है, इसे अनुपात का निशान कहते हैं, आपको पता है। दोनों त्रिभुजों की जो तीनों भुजाओं में अनुपात है वो समान होगा, और ये पता है किसके बराबर होता है? ये सब पेरीमीटर परिमापों में वही अनुपात होगा, वही अनुपात इनकी हाइट में होगा, H1 और H2 में होगा, वही अनुपात इनकी परिवृत्त की त्रिज्या R1 और R2 में होगा, वही अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r1 और r2 में होगा। क्लियर है? देखो, जो भुजाओं में अनुपात है, जैसे सर्वांग क्षमता में क्या था, भुजाएं बराबर थी तो वही उनकी परिमाप भी बराबर थे, उनकी त्रिज्याएं भी बराबर थी। लेकिन यहाँ पर चीजें बराबर नहीं होती, उनका अनुपात बराबर होता है। लेकिन ध्यान देंगे बच्चे, इनका जो क्षेत्रफल है वो अनुपात में बराबर तो होता है, लेकिन वो अंडर रूट के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं। देखो, किसी भी भुजा की लंबाई जो होती है वो होती है मीटर में या सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर में। तो आप देखो, अगर ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर के बराबर कैसे हो जाएंगे? तो मीटर स्क्वायर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, इसीलिए क्षेत्रफल के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं?
अंडर रूट चढ़ा देते हैं। आप मेरी बात समझ पाए? अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो उनके हर एक चीज में अनुपात समान होता है, क्षेत्रफल में भी समान होता है, लेकिन अंडर रूट में आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में लिखा जाएगा? अंडर रूट में लिखा जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा सर, एंगलों के बारे में क्या कह रहे हैं? तो एंगलों में अनुपात नहीं निकाला जाता। एंगल को तो मैं सीधा ही बोलूंगा, एंगल ए बराबर है एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर है एंगल आर। खत्म बात। क्लियर है? यहां पर चीजें बराबर नहीं होती, अपितु उनका अनुपात बराबर होता है। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? ये था सिमिलरिटी का रूल नंबर पहला। दूसरा नियम क्या है बच्चे? दूसरा नियम आप देखेंगे, ये दूसरा नियम देखें। पहला नियम था सास, दूसरा नियम था आ को आप ऐसे भी बोल सकते हो और या बोलने वाले से ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। जैसे ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज ही है, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। अब जैसे ये एंगल जो है वो 30 का है और इसमें ये एंगल भी 30 का है, ये एंगल 70 का है और इसमें ये एंगल भी 70 का है, और ये एंगल बचा कितना? 80 का बचा, और इसमें ये एंगल भी 80 का है। तो अब आप आराम से कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुजों के तीनों एंगल समान हैं। सर दो ही एंगल समान होते तो बच्चे देखें, जैसे मैं तुमसे कहता हूं चलो तीनों एंगलों को समान मत लें, आप दो एंगलों को समान लेना, ये 30 ये 70, ये 30 और ये 70, दो एंगल समान है तो भैया तीसरा तो मैं खुद ही समान कर लूंगा, इतना तो पढ़ा लिखा हूं मैं। जब दो एंगल समान हो गए तो तीसरा तो बिल्कुल अंधा व्यक्ति भी बता देगा, दो समान है तो तीसरा तो हो ही जाएगा। ये तो निकल ही आएगा, घटा के ये 80 का निकल आएगा और ये भी कितने का निकल आएगा? 80 का निकल आएगा। क्लियर है बच्चे? अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल समान है तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो मैं कह चुका हूं, सारी भुजाओं के बीच में रेशो समान होगा, हाइट में रेशो समान होगा, परिमाप में रेशो समान होगा, क्षेत्रफल में रेशो समान होगा, बट अंडर रूट में परिवृत्त की त्रिज्या और स्मॉल वृत्त की त्रिज्या में रेशो समान होगा। अर्ध परिमाप जिसे S1 कहते हैं, S1 और S2 का रेशो समान होगा। क्लियर है? जैसे मैंने ये कह दिया कि ये भुजा 10 की और ये 5 की है, तो आप मुझे बताइए कि BC और QR में क्या रेशो होगा? तो BC और QR में भी 10 और 5 का ही रेशो होगा। इट मींस 2:1 का रेशो होगा। सर इसमें भी हमने हाइट H1 डाल दी और इसमें भी हाइट H2 डाल दी, तो सर इनकी हाइट का रेशो क्या होगा? तो H1 और H2 की हाइट का रेशो भी 2:1 होगा। खत्म बात। सर इनके एरिया का रेशो बताइए। यस, एरिया का रेशो। अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा कि एरिया का रेशो A1/A2 का रेशो बताइए, तो बच्चे ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा कि A1 और A2 का रेशो बताइए, तो विद्यार्थी जो A1 और A2 का रेशो होता है ऐसे लिख लेना, A1/A2। और इधर क्या था? इधर हाइट का रेशो कितना आया था? हाइट का या किसी भी भुजा का रेशो 2:1 आया था। तो एरिया का रेशो पता क्या होगा? यहां से रूट जब उठाएंगे बेटा तो ये बचेगा A1 और ये बचेगा A2 और ये हो जाएगा 4 और 1। अगर किसी की हाइट का रेशो 2:1 है या किसी भी भुजा का रेशो 2:1 है तो क्षेत्रफलों का रेशो हो जाएगा 4 और 1। अगर किसी की, मैं तुमसे पूछता हूं, हाइट का रेशो आ जाए 3:2 आ जाए, हाइट का रेशो कितना आ जाए? 3:2 आ जाए, तो क्षेत्रफल का रेशो होगा 9 और 4। क्षेत्रफल का रेशो कितना होगा? 9 और 4। अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि क्षेत्रफल A1 और A2 का जो रेशो है वो है 16:25। किसका रेशो पूछ लिया? A1 और A2 का रेशो दे रखा है 16:25 है, और दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तभी मैं बोल पा रहा हूं, ऐसी भाषणबाजी नहीं चल रही भाई साहब। सिमिलर हैं तो ही मैं बोल पा रहा हूं। क्लियर है? A1 और A2 का रेशो 16:25। तो बताइए इनके पेरीमीटर, परिमाप का रेशो क्या होगा? तो परिमाप का रेशो होगा अंडर रूट A1/A2। सर परिमाप का नहीं, मैं तो हाइट का पूछ रहा हूं, तो हाइट का भी यही होगा। सर मैं तो हाइट का नहीं, मैं तो परिवृत्त की त्रिज्या R1 और R2 का पूछ रहा हूं, तो भी यही होगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या तो भी यही होगा। अंडर रूट में आएगा A1 और A2, तो 16 का हो जाएगा 4 और 25 का हो जाएगा 5। 4, 5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये नियम हमने पढ़ा बच्चे, नियम नंबर 2। सास आ मतलब चुनौती दे रही है वो बहु सास के लिए। और तीसरा नियम आपको पता ही है, साइड
साइड और साइड, साइड 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 का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसकी इस भुजा का इस भुजा से अनुपात, इस भुजा का इस भुजा से अनुपात, और इस भुजा का इस भुजा से अनुपात बराबर नहीं। नो नो नो, बराबर नहीं, सिर्फ अनुपात। सर वहां पे भी था ये नियम तो सर्वांग क्षमता में, लेकिन वहां बराबर थी चीजें, अनुपात बराबर, अनुपात तो बराबर हो ही जाता था वहां पर, लेकिन वहां चीजें बराबर भी थी। और जो त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गया वो समरूप तो हो ही जाता है, इसमें तो पूछना किसी से मुझे है ही नहीं। क्लियर है बच्चे? अब देखते हैं विद्यार्थी क्या कहते हैं हमारे तीनों नियम। ये मैं पढ़ा चुका हूं, सवाल मैंने करा दिए हैं सिमिलरिटी पे, और हम काम करते हैं समरूपता के नियम पे। सास नियम ये रहा, सास, सास का मतलब है साइड, और कोण ये बीच वाला ही होना चाहिए, बस ये बात मुझे पहले ही सुन लेना, बीच वाला ही चलेगा, कोण बीच वाला ही चलेगा। कौन सा बीच वाला? दो भुजाओं के बीच वाला, कोण बीच वाला ही चलेगा। एंगल एंगल एंगल, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एंगल एंगल। अगर तुमसे ये कह दे ना कि दो एंगल समान है तो क्या वो त्रिभुज सिमिलर होंगे? तो यस यस यस, दो एंगल समान है तो तीसरा मैं सेल्फ अंडरस्टूड हूं कि हो जाएगा समान। साइड 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 मतलब है भुजा 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 नियम। ये था पहला नियम, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। दो भुजाओं का अनुपात समान हो, बिल्कुल साहब, ए बी और डी का अनुपात समान है, ठीक है, ए बी और डी का अनुपात समान है, मतलब इसका इसका, क्लियर है। और बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ का अनुपात समान है, और इनके बीच का ही एंगल चाहिए मुझे भैया। दो जो भुजाएं आप अनुपात समान ले रहे हैं उनके बीच का एंगल चाहिए। अगर ये एंगल ऐसे हो जाता कोण भी, ये हो जाता 60 और इधर ये हो जाता 60, काम ना चलता ना, नहीं चलता भाई साहब, पहले ही सुन लो, एंगल उनके बीच का ही होना चाहिए, नियम हम पढ़ चुके हैं। तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। और क्या हो जाएगा? हाइट H1 अपॉन हाइट H2, और क्या हो जाएगा? परिमाप P1 बट्टे परिमाप P2, और क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप S1 बट्टे S2, और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा बच्चे परिवृत्त की त्रिज्या R1 अपॉन R2, और क्या हो जाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या R1 अपॉन R2। अच्छा, और क्या हो जाएगा? एरिया के बारे में क्या ख्याल है? तो एरिया हो जाएगा ऐसा, बराबर अंडर रूट A1 अपॉन A2। बस एरिया जो है वो अंडर रूट में होना चाहिए, क्योंकि अगर एरिया हमने नंगा रख दिया तो आपको पता है एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर, कैसे चलेगा काम? तो मीटर स्क्वायर को अंडर रूट में घुसेड़ दिया तो मीटर स्क्वायर का वर्गमूल होते ही वो मीटर हो जाएगा, तो इसके बराबर पर रखे में आ जाएगा। क्लियर? ये बस वजह है। एंगल एंगल मैं कह सकता हूं, दो एंगल समान हो तो भी नियम बन जाएगा, एंगल एंगल ऐसे भी हो तो भी काम चलेगा। अगर ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तो ये एंगल ने भी बराबर हो तो भी चलेगा। क्लियर है? दो एंगल समान हो या तीनों एंगल समान हो तो खत्म, तो हम दोनों त्रिभुजों को सिमिलर कह सकते हैं। और ये नियम मैं बता चुका हूं, जब पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं से हो, भुजाओं का अनुपात समान हो, यस, ए बी और डी, बी सी ई एफ और ए सी और डी एफ अगर समान है तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? यदि दोनों त्रिभुजों को हमने किसी भी नियम की सहायता से समरूप साबित कर दिया, मेरे पास तीन तरीके हैं, तीनों में से किसी तरीके से मैंने कह दिया कि तुम दोनों भैया सिमिलर हो, समरूप हो, तो फिर क्या रिजल्ट निकालूंगा? तो मैं रिजल्ट आपको पहले ही बता चुका हूं, ये परिमाप, अर्ध परिमाप, परिवृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, हाइट, लेकिन क्षेत्रफल को अंडर रूट में रखा है। कोण के बारे में रेशो नहीं निकाला करते, कोण तो इक्वल होते, कोण में क्या रेशो निकालोगे? पागल हो क्या? और ये और थेल्स, बच्चों एक थेल्स की एक प्रमेय आती है, थेल्स की प्रमेय में हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं ना। थेल्स क्या कहता है? थेल्स ये कहता है विद्यार्थी, जैसे थोड़ी सी देर की लग, थेल्स अच्छी है बट ये हमें समझनी चाहिए। देखें विद्यार्थी, जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, क्लियर है? और हमने क्या करा बच्चे, यहां पर एक समांतर रेखा खींच दी, इसके समांतर यहां रेखा खींच दी।
क्लियर है। और इसे नाम दे दिया डी और ई, कोई भी नाम दे देना। मैंने अब डी दिया है, पता नहीं कल को क्या दूं, मुझे याद आ जाएगा तो मैं डी दे दूंगा, नहीं मैं पी क्यू दे दूंगा, मर्जी है जो नाम दूंगा। अगर ऐसा है बच्चे तो अब मुझे बताना कि अगर ये बीसी भुजा अगर डी के समांतर है, बहुत ध्यान से देखना, बीसी समांतर है किसके, डी के। अगर बीसी डी के समांतर है तो क्या मैं गारंटेड कह सकता हूं कि ये नियम, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जस्ट एज्यूम, मैंने ये मान लिया कि ये 60 डिग्री का है, या मैंने ये मान लिया कि ये ये मैंने 30 डिग्री का मान लिया, ये वाला। क्लियर है बच्चे। अगर ये 30 का है और ये मैंने मान लिया 70 का है, तो बताइए ये 70 का है तो ये 70 का होगा कि नहीं होगा। ये 70 का है तो ये 70 का होगा, क्योंकि ये दोनों जो रेखाएं वो समांतर रेखा है, और ये जो रेखा है वो तिर्यक रेखा है, तो इधर जो बनते हैं संगत, एक जैसी संगति के जो कोण है वो 70-70 के होंगे। अब विद्यार्थी देखना, त्रिभुज ए डी ई में ये 30 का है, ये 70 का है, तो आप बताना ये 80 का होगा कि नहीं होगा, और इसमें ये 80 का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि संगत कोण है। ये ऐसा है जैसी संगति ये कर रहा है, हाँ या ना। तो अब मैं तुमसे बस ये वाली बात पूछना चाहता हूं कि अगर हमने इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच दी तो जो त्रिभुज पैदा होगा, कौन सा त्रिभुज पैदा हुआ, त्रिभुज एडीई। जो त्रिभुज एडीई है क्या वो सिमिलर ना हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ये क्या करा सर आपने, मैंने भैया कुछ नहीं करा, बस मैंने एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी। समांतर रेखा खींचते ही दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। कौन से नियम से सिमिलर करें मास्टर, तो इस नियम से कर ले या फिर इस नियम से कर ले, दोनों त्रिभुज तेरे सिमिलर है। मतलब है छोटा जो त्रिभुज है वो बड़े त्रिभुज के बिल्कुल एक जैसा दिखाई देने लग रहा है। अगर ऐसा है बेटा तो मैं क्या यहां से देख के ये नहीं कह सकता कि जो एडी है और ए बी है उनका रेशो सेम होगा, बराबर डी है और बी डी है और बी सी है उनका रेशो सेम होगा, बराबर में ए है वो ए सी के बराबर होगा। इसका मतलब है देखो बच्चों, ये जो भुजा है इस बड़ी भुजा के रेशो से सेट बैठेगी, आप ये समझ पाए होंगे। ये थेल्स की बात है, लेकिन उसने एक बात और कही है कि ये जो रेशो है बच्चों देखें कौन सा वाला, ये तो समझ आई गया होगा आपको। ये और ध्यान रखना कि एडी और डीबी का जो रेशो है, मतलब इस वाली भुजा का और बची वाली भुजा का, वो बराबर होता है एई और ईसी के। ये और ध्यान रख लेना। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि अगर ये समांतर रेखा खींच दी जाए तो छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के बिल्कुल बिल्कुल कैसा हो जाता है, बिल्कुल उसके असमरूप हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो रेखा इधर ही खींची जाए, कल को त्रिभुज ऐसा भी बनाया जा सकता है। देखो जैसे ये ए बी सी है, अब मैंने इस भुजा के समांतर ऐसे रेखा खींच दी ये, तो अब ये जो त्रिभुज बनेगा जैसे ये बना दिया मेरे, तो अब देखो मेरे भाई ये मैं नाम दे रहा हूं सी ए बी। सी ए और बी सिमिलर होगा सी पी क्यू के, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के, और ये तो एंगल कॉमन है ही, कॉमन है ना सी, तो दोनों त्रिभुजों में, छोटे वाले में और बड़े वाले में। तो आप समझ पाए होंगे कि यदि किसी भी रेखा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो जो दो त्रिभुज पैदा होते हैं वो दोनों त्रिभुज बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ये थेल्स की बात है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरे बच्चे। थेल्स की एक बात और है, उसके आधार पर हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं ये और हम देख लेते हैं, है ना। थेल्स की थ्योरम पढ़ लेते हैं पहले। तो समरूपता का बेस्ट उदाहरण है ये, समरूपता से ही प्रूव हुआ है। देखो त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें एडीई, इसमें ये एंगल कॉमन है जेड, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। ये एक्स इसके बराबर होता ही है, आपको पता है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों कैसी हैं, समांतर है, और ये तिर्यक रेखा है। मैं एंगल पढ़ाऊंगा जब और बता दूंगा। तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो कुल बात ये है कि दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। डी किसके समांतर है, बी सी के समांतर है, ये मैं बता चुका हूं। ये मैंने मान लिए हैं, कोण एक्स का है, कोण वाई का है और कोण जेड का है। अतः एंगल नियम से त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एडीई के बराबर है। बच्चे देखो मैं ऊपर नहीं देख रहा, लेकिन गारंटी ठोक देता हूं कि इसका जो एंगल ए है वो इसके एंगल के बराबर होगा, और इसका एंगल बी है वो इस डी के बराबर होगा, और सी जो है वो ई के बराबर होगा। आप देख लो सी कहाँ है, ये रहा, और ई कहाँ है, ये रहा, देख लो बराबर है। नाम देना भी अपने आप में एक बात है, नाम देना भी अच्छी बात है। अतः एडी अपॉन ए बी, ए अपॉन ए सी, डी अपॉन बी सी। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि एडी अपॉन डी बी बराबर ए अपॉन ई सी होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब बच्चे एक इसमें क्या होता है कि अगर हम मध्य बिंदुओं को मिला दें
इसकी सहायता से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इन रिजल्टों को देखें। यदि कोई रेखा ए बी भुजा के मध्य बिंदु डी, भैया आप मुझे ध्यान से देखना, अगर कोई रेखा ए बी भुजा है, इसके मध्य बिंदु डी से इस भुजा के समांतर खींच दी जाए, इस भुजा के, जैसे ये जो, जैसे मैं क्या कह रहा है, जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी गई इस बिंदु से, इस बिंदु को मैंने पी दे दिया और ये यहां पर टच हो गई क्यू पे, और तुम कह रहे हैं कि ये है ना पी, वो मध्य बिंदु है, वो मिड पॉइंट है। वो कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु है। किसका? मिड पॉइंट है ए बी का, मध्य बिंदु है ए बी का। तो मान लो ये अगर पूरी 10 की है तो ये कितने की बची? 5 और 5 की बची। क्लियर है मेरे भाई? और आप मुझे बताइए कि क्या इस वाले, अगर ये रेखा इसके समांतर है, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे कि त्रिभुज ए पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज ए बी सी के। होगा कि नहीं होगा? अगर सिमिलर होगा बच्चे तो क्या आप यही कहोगे ना कि ए पी अपॉन ए बी बराबर होगा पी क्यू अपॉन बी सी, बराबर होगा ए क्यू अपॉन ए सी के। अब बच्चे ध्यान से देखें, ए पी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा और ए बी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, तो क्या ये 5/10 के बराबर होगी? 1/2 के बराबर होगी। मतलब 5/10 का मतलब है 1/2, क्योंकि ए पी कितने की है? 5 की, और ए बी कितने की है? 10 की। सर ए पी 5 की क्यों है? क्योंकि पी मध्य बिंदु है, क्योंकि पी मध्य बिंदु है। सर आपको कैसे पता? पता नहीं है, मैं कह रहा हूं कि यदि ए बी भुजा के मध्य बिंदु पी से इस भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो वो क्यू बिंदु पर मिलती है, मिलती है। अब मैं इस बात की गारंटी उठाता हूं कि क्यू मिड पॉइंट होगा, गारंटी लेता हूं, मिड पॉइंट ही होगा। ले, ही का मतलब तो गारंटी हो गई ना, क्यू मिड पॉइंट ही होगा। नियम क्या है? नियम ये है बच्चे के, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए बिंदु पी से, और जो पी है वो इस रेखा का मध्य बिंदु है, तो ये जहां पर मिलेगी वो बिंदु भी इस वाली भुजा का मध्य बिंदु होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप खुद देखो कि ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन ए सी भी तो 1:2 है। इसका मतलब है इसका जस्ट 2 गुना ये है, इसका मतलब क्यू मिड पॉइंट है, तभी तो ये 1:2 ए क्यू और ए सी में आ रहा है। ए क्यू और ए सी में अगर 1:2 आ रहा है, इसका मतलब ये अगर 8 की है तो ये पूरी कितने की होगी? 16 की होगी। बस ये मैं कह रहा हूं, क्लियर है? और या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यदि इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से अगर एक रेखा खींच दी जाए तो ये इसके समांतर होगी। वापस से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके समांतर यहां एक रेखा खींच दी जाए इसके मध्य बिंदु से, तो ये जहां मिलेगी वो दूसरी भुजा का मध्य बिंदु ही होगा। या फिर दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दूं तो ये इसके समांतर होंगे, ये मान लो आप। क्लियर है? ये बस वो वाली बात नियम कह रहा था। यदि कोई रेखा ए बी भुजा के मध्य बिंदु डी से, ये डी बिंदु है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, और डी से आधार के समांतर खींची जाए तो वह सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर ही मिलेगी, गारंटी है। ई भी मध्य बिंदु ही होगा, अभी बताया क्यों होगा। और हम इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि यदि ए बी और ए सी भुजा के मध्य बिंदु डी और ई को मिला दिया जाए तो वह आधार के समांतर होंगे, उल्टा सीधा ऐसे। यदि समझ गए ना? अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु होगा, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं और इस रेखा को खींच दी जाए तो ये इसके समांतर होगी। बस ये थोड़ा सा देख लेना, आपकी समझ आया नहीं आया, मुझे थोड़ा सा कम पता लग रहा है। और जो डी है वो आधी होगी, डी किसके आधी होगी? बीसी के आधी होगी, अभी बताया था रेशो से। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो रेशो से आधी होगी। क्लियर है मेरे भाई? और ये इसके बाद फिर क्या बचता है? ओके, ये सवाल शुरू हो गए। छोटी सी बात और देख लेते हैं, छोटी सी बात देखेंगे मेरे भाई। कैसे आपको बताऊं, मैं फिर से बताता हूं, देखें ध्यान से। एक त्रिभुज पे हम काम करते हैं, जैसे ये एक त्रिभुज है, आराम से समझना, कोई मुझे जल्दी है नहीं। इसकी ये भुजा 10 की है, ये भुजा 8 की है, और ये भुजा 6 की है। अब हमने क्या काम किया, आप ध्यान से समझ लेना, नियम नियम जान दो, पीछे देखेंगे नियम वगैरह को। ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, और ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, और ये इस भुजा का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो ये 3 की होगी और ये 3 की होगी,
ये 4 की होगी और ये 4 की होगी, और ये 5 की होगी और ये 5 की होगी। इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो बताइए ये और ये समांतर होंगी? होंगी, पक्का होंगी। इसको इससे मिला दिया, तो बच्चे ये जो हरी वाली है ये इसके ए बी सी के समांतर होगी। देखें, जैसे ये मैंने नाम दे दिया पी क्यू और आर, और ये ऐसे मिला दिया। विद्यार्थी देखें, अगर आप त्रिभुज एबीसी को देख पा रहे हैं तो ये जो पी क्यू है वो बीसी के समांतर है। ये जो बीसी दिखाई दे रही है ना, इसके समांतर है, और इसके समांतर है तो इसके आधे के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? ये जो है ये पूरी 6 की है, तो ये कितने की होगी? ये गारंटेड 3 की होगी। अब देखें, ए बी जो है इस ए बी के समांतर क्यू आर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो वो इस रेखा के समांतर होती है और आधी होती है। अभी डील करिए, तो अगर ये 10 की है तो ये मैं शर्त लगा सकता हूं ये 5 की होगी। अब देखें इस वाली भुजा को पी आर को देखें, ए सी जो भुजा है इसके समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि ये दो रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रही है, दो भुजाओं के। जब दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो वो तीसरी भुजा की समांतर आती है और उससे आधी आती है। तो ये अगर पूरी 8 की है तो ये 4 की होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी बेटा। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि पूरे त्रिभुज एबीसी की बात करें तो पूरे त्रिभुज एबीसी का जो परिमाप क्या होता है सर? टोटल दूरी। परिमाप क्या होगा बच्चे? तो ए बी होगी 10 की, बी सी होगी 6 की, और ए सी होगी 8 की। तो 8 से 14, 10, 24। पूरे का परिमाप कितना आ गया? 24 आ गया। अब कोई सा छोटा त्रिभुज पकड़ लें, कोई सा छोटा, किसी भी छोटे त्रिभुज, किसी भी 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ना, किसी भी एक छोटे त्रिभुज को पकड़ लें और इसका हम परिमाप निकालने बैठे हैं। ये मेरा मन है, मैं निकाल रहा हूं ऐसे ही। तो देखो इसको ही पकड़ लो, बीच वाले को। तो ये कितने की है? 3 की। ये कितने की है? 4 की। और ये कितने की है? 5 की। तो 5 और 4 9 और 3 कितना हो गया? 12 हो गया। तो अब आपने देखा कि ये जो छोटे छोटे त्रिभुज, आप इसको पकड़ लो। आपको भरोसा नहीं तो आप इस वाले को पकड़ लो, इस वाले को पकड़ लो, भले इस वाले को। ये 5 की, ये 4 की और ये 3 की। चाहे आप इस वाले को पकड़ लो, 5 की, 4 की और 3 की। बीच वाला तो मैंने अभी पकड़ा ही था, और ये आप इसको पकड़ लो। तो अब आपने देखा कि जो बड़े त्रिभुज का परिमाप है और जो छोटे किसी भी त्रिभुज का परिमाप है वो बड़े का जस्ट आधा है। क्लियर है? क्लियर है? परिमाप क्या है बच्चे? आधा है। परिमाप कैसा है? आधा है। तो अगर परिमाप आधा है, अगर मैं बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ए मानू, A1 मानू, है ना, और छोटे किसी भी, सारे एक जैसे हैं, तो आपको पता है सारे एक जैसे हैं। छोटे त्रिभुज किसी भी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं A2 मानूं, तो विद्यार्थी आप मुझे बताइए क्या A1 और A2 बराबर परिमाप P1 और P2 के बराबर होगा, या √A1/A2 बराबर P1/P2 के बराबर होगा? तो आप कहेंगे सर ये वाला होगा, जो P1 P2 के बराबर A1 A2 नहीं होगा, P1 और P2 के बराबर तो होगा बट √A1 A2 होगा। अगर √A1 और A2 है तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि √A1 और A2 क्या परिमाप के बराबर है, और परिमाप को आप कह चुके हैं कि आधा होता है, परिमाप आप क्या कह चुके हैं? आधा होता है। तो अगर मैं क्षेत्रफल में अनुपात पूछूं A1 और A2 तो आप कहेंगे क्षेत्रफल का अनुपात होगा सर 1:4। इसका मतलब क्या है विद्यार्थी? इसका मतलब फिर समझिएगा कि यदि पूरे बड़े त्रिभुज का परिमाप 100 है तो छोटे त्रिभुज का परिमाप आएगा 50। परिमाप, अगर बड़े त्रिभुज का एबीसी का परिमाप 100 है तो किसी भी छोटे का परिमाप आएगा 50, लेकिन क्षेत्रफल आएगा 25, क्योंकि क्षेत्रफल कितना होता है? 1/4 होता है। क्लियर है मेरे भाई? बस यही वाली बात उसने समझाई है। देखेंगे ध्यान से, यदि डी ई और एफ, ए बी ए सी और ए डी भुजा के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। मध्य बिंदु का मतलब यही होता है। तो ये डी ई और एफ को मिला दूं तो पूरा त्रिभुज 4 छोटे छोटे त्रिभुजों में बढ़ जाता है। मुझे छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? ADE, DBF, FCE और DEF, चारों दिखाई दे रहे हैं। तो होता क्या है, किसी भी छोटे त्रिभुज का जो परिमाप है वो बड़े का आधा होता है। बस ये वाली बात है। ADE का जो परिमाप है, ADE का जो परिमाप है वो ABC का आधा होगा।
अच्छा सर, ये छोटे छोटे वाले आपस में, इनके परिमाप आपस में तो समान होते ही हैं, हाँ या ना, लेकिन बड़े का आधा होता है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1/4 होता है। क्लियर है? क्षेत्रफल की बात करें तो 1/4 होता है। जैसे अगर पूरे का क्षेत्रफल 100 है तो इस वाले का होगा 25, इस वाले का क्षेत्रफल 25, इसका क्षेत्रफल 25 और इसका क्षेत्रफल 25। और परिमाप कितना होगा सर? परिमाप होगा 50, छोटे वाले का, है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, 4 चतुर्भुज भी बन जाते हैं। कौन कौन से 4 बनते हैं ये देख लीजिए आप। जैसे पहला चतुर्भुज आपको ये दिखाई देने लग रहा होगा, दिखाई देने लग रहा है। तो अब आप ये देखें, चतुर्भुज 50 का होगा, होगा कि नहीं होगा? 50 का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात चल रही है ना, चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। और ये भी 50 का, और एक और ये बन गया। तो अगर किसी त्रिभुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो 4 छोटे छोटे त्रिभुज बनते हैं। और प्रत्येक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, और वो जो क्षेत्रफल होता है वो बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है। और जो चतुर्भुज बनते हैं वो बनते हैं 3। कितने चतुर्भुज बनते हैं? 3 बनते हैं। एक, फिर ये दूसरा आप देख रहे होंगे, और ये एक तीसरा। चतुर्भुज कितने बनते हैं सर? 3 बनते हैं। कितने चतुर्भुज बनते हैं? 3। और प्रत्येक चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 त्रिभुजों से मिलकर बना होता है। तो आप समझ गए होंगे, 2 त्रिभुजों से मिलकर बना है 25%, 25%, तो वो आधा हो जाता है, 50% हो जाता है। क्लियर है? ये थी सिमिलरिटी की पूरी थ्योरी। अब हम करेंगे विद्यार्थी सिमिलरिटी पे प्रश्न अगली क्लास में, जब तक आप सिमिलरिटी की थ्योरी पढ़ के आए। क्लियर है मेरे भाई? आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे कल। गुड नाइट।